हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2023 का, वो क्या है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता कितनी है, +0.25 डायप्टर है। मतलब क्षमता P बराबर आपको कितना दे रखा है, +0.25 डायप्टर आपको इसने दे रखा है। ठीक है, और ये आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी आपको क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो फोकस दूरी होती है और जो लेंस की क्षमता जो होती है, इन दोनों में संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, P इक्वल होता है 1/f। परंतु यहाँ पे देखो जो हमारे पास ऑप्शन है वो किसमें, सेंटीमीटर में। तो मुझे इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, P इक्वल टू 1 फोकस दूरी को अगर सेंटीमीटर F 100, तो ये P इक्वल टू क्या बन जाएगा, 100/f बन जाएगा। तो अगर सेंटीमीटर में निकालना तो सेंटीमीटर में क्या होता है, क्षमता जो होती है 100/f होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, P की वैल्यू है 2.5 डायप्टर और 100 अपॉन ये f, तो यहाँ से f का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वो आएगा हमारे पास 100/2.5। जब 100/25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करने पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्या है कि 4 पाई जो होता है उसके कलांतर तुल्य पथांतर होता है। ठीक है, इस 4 पाई कलांतर के तुल्य आपको पथांतर बताना है। तो पथांतर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, पथांतर जो हमारा होता है, पथांतर इज इक्वल टू होता है λ/2 पाई इंटू कलांतर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो λ/2 पाई इंटू कलांतर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपके पास 4 पाई दे रखी है। तो पाई से पाई गया, 2 से 2 टाइम्स ये गया, तो 2 लैम्डा इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 लैम्डा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना, प्रकाश का 2 बार तो क्या होता है, अपवर्तन होता है, और 1 बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार इसका क्या होता है आपके पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी। ठीक है, हमें पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। R वक्रता त्रिज्या होती है, F क्या होती है आपकी फोकस दूरी होती है। जब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, हमें फोकस दूरी की वैल्यू निकालनी है 28, तो क्या वक्रता त्रिज्या अपॉन 2, तो 14 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। तो एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि जो फ्रेनेल दूरी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, तथा द्वारक की जो साइज में संबंध बताने वाला जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो फ्रेनेल दूरी f जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, a² होती है। जहाँ पे लैम्डा तो क्या होती है, उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है, और ये जो a जो होता है वो क्या होता है, द्वारक का साइज होता है, द्वारक का साइज होता है ये। तो ये क्या होता है, फ्रेनेल दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा द्वारक में साइज बताने वाला सूत्र होता है। तो सिर्फ इसमें सूत्र बताना है, तो इसमें आप ये सूत्र इसमें बता दोगे। और शायद फ्रेनेल दूरी आपके इस बस सिलेबस में से हटा दी गई है, तो आपको ज्यादा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग का आवश्यकता है। सबसे पहले तो वो क्या करना है, जो यंग का द्वि-स्लिट प्रयोग है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में जो प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक उत्पन्न होता है उसका आपको क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो आपके अगर फ्रिंज चौड़ाई जो होती है आपकी बीटा, उसका आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या करना है, आपको व्युत्पन्न करना है। इस फॉर्मूले को भी क्या करना है आपको, व्युत्पन्न किसके लिए, फ्रिंज चौड़ाई। अब चाहे प्रदीप्त के लिए बनाओ चाहे दीप्त के लिए बनाओ, दोनों के लिए सेम ही आती है, पर इसने प्रदीप्त के लिए पूछा तो प्रदीप्त के लिए बता देना। फिर नेक्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब द्वारा रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध बताइए। तो हमें पता है जो हमारी दर्पण समीकरण होती है, ठीक है, दर्पण समीकरण हमारी क्या होती है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है बिंब से दूरी, और f क्या होती है उसकी फोकस दूरी। तो ये समीकरण, ये जो दर्पण समीकरण, इसको आपको क्या करना है, इसके अंदर व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रिज्म। तो कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से किसी प्रकाश कण के गुजरने किरण चित्र बने। सबसे पहले वो किरण चित्र बनाना है। किरण चित्र में क्या है, सबसे प्रिज्म बनाना है, ये यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे ये क्या करना है आपको, यहाँ पे आपतन कोण, फिर इस तरह से यहाँ से ये आपको क्या बनाना है, इसके लिए निर्गत किरण बनाना है। इस आपतन किरण को आगे बढ़ाना है, पीछे निर्गत किरण, तो इन दोनों के बीच में बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, आपका विचलन कोण कहलाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको डायग्राम बनाना है।
ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यदि प्रिज्म कोण है तो ये कोण क्या होता है आपका, प्रिज्म कोण ए होता है। तो उसके बाद में आपको ये संबंध बताना है कि जो अपवर्तनांक म्यू जो होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये संबंध को आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। ये संबंध मैंने आपको नोट्स में करवा रखे हैं, वैसे जितने भी डेरिवेशन है वो मैंने आपको नोट्स में करवा रखे हैं। तो ये नोट्स से आप डेरिवेशन पूरा का पूरा आप इसको कर लेना। जहाँ पे डेल एम क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, ए क्या होता है, प्रिज्म का कोण होता है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है कि यदि जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम का विरल सघन माध्यम एक का विरल माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 m इन माध्यमों के युगल के लिए क्रांति कोण IC है, तो n12 व IC के मध्य सही संबंध क्या होता है। तो हमें पता है जो अपवर्तनांक होता है n12 और जो आपके पास क्रांति कोण होता है IC, इन दोनों के अंदर क्या संबंध होता है, आपका जो अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन IC होता है। ये क्या होता है, इन दोनों के अंदर संबंध होता है। तो ये किस में है, डी के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपके पास, सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, किसी त्रिभुज अगर प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच में ग्राफ बनाइए। तो आप प्रिज्म के लिए आपने याद होगा प्रैक्टिकल में भी आपने ग्राफ बनाया था, एक इस तरह से ग्राफ बनाया था आपतन कोण और विचलन कोण के अंदर। ये यहाँ पे आपतन कोण था और ये विचलन कोण था। इस ग्राफ को ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। और ये क्या थी, न्यूनतम विचलन वाली कंडीशन थी, डेल एम वाली। तो ये आपको ग्राफ इसके अंदर बनाना है। नेक्स्ट क्या है, एक यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एम वक्र त्रिज्या आर हो तो सिद्ध कीजिए कि वक्र त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। आपको क्या करना पड़ता है कि जो वक्र त्रिज्या आर इक्वल टू जो होता है 2f होता है, इस रिलेशन को क्या करना है आपको, व्युत्पन्न करना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको क्या करना है, इसमें सॉल्व करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है तो इस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की शक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो मान लिया मैंने उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो अपने पास के f1, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर दूसरी की अवतल लेंस, ये तो किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए। उसके बाद में दूसरा की अवतल लेंस के लिए, तो अवतल लेंस के लिए मैंने फोकस दूरी मानी f2 कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है अवतल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी किसमें नेगेटिव ऋणात्मक होती है, इसलिए -25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया। फिर क्या बोला, इन दोनों का संयोजन कर दिया। तो संयोजन की फोकस दूरी अगर हम निकालेंगे, संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी जो होगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। यहाँ पे f1 और f2 की वैल्यू रखेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 की वैल्यू तो 1/20। ठीक है, और यहाँ पे f2 की वैल्यू रखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/25, क्योंकि 25 माइनस का है। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/f की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके पास 1/100। अब ये क्या है, सेंटीमीटर में, इसका मतलब क्या है, ये f की वैल्यू क्या है सेंटीमीटर में, तो f की वैल्यू 100 तो क्या है सेंटीमीटर हो गई, और मीटर में निकालेंगे 1 मीटर हो जाएगा। फिर ये क्या बोला, इस शक्ति की गणना करें। P इज इक्वल टू जो होता है हमारे पास P इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है 1/f होता है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब P क्या हो जाएगा आपके पास 1 डायप्टर आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये P की शक्ति जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एक डायप्टर आपकी आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे पहले आपको सूक्ष्मदर्शी क्या होती है वो बतानी है। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, वह उपकरण जो क्या करता है सूक्ष्म वस्तु को देखने में काम में लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वयं सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। फिर इसका प्रतिबिंब आरेख बनाना है पूरा, दोनों लेंस वगैरह बना के फिर इसको ये जो किरण आरेख है वो पूरा बनाना है। फिर इसकी करने वाली कार्य प्रणाली जो उसको एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद कुल आवर्धन का सूत्र आता है उसको क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। सूक्ष्मदर्शी पूरा ही पेपर के लिए इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, तो इसको अच्छे से कर लेना आप। फिर आता है इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो दूरदर्शक है। दूरदर्शक मतलब जो दूरदर्शी जो होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, दूरदर्शी कहता है ऐसा उपकरण जो क्या कहते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए काम में लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, फिर क्या अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाने किरण आरेख, जो अपवर्ती दूरदर्शी है उसका पूरा का पूरा किरण आरेख बनाना है, कैसे उसमें तरंग ट्रेवल करती है वो पूरा बनाना है आपके अंदर। उसके बाद में उसकी कार्य प्रणाली बताना है, और उसके लिए भी क्या बताना है आपको, आवेदन सूत्र को क्या करना है आपको व्युत्पन्न करना है। तो ये दूरदर्शी के लिए है। ठीक है, सेम पहले सूक्ष्मदर्शी को समझाना है फिर क्या करना है दूरदर्शी को समझाना है। दोनों बड़े टॉपिक हैं इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया है, बस इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको नोट्स वगैरह में इनके डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। बस मुझे मेरा जो पर्पज है आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाना है कि आपको पता होगा किस क्वेश्चन में क्या लिखना है।
नेक्स्ट देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको लिख लेना नॉट इन सिलेबस, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि एक अभिसारी लेंस है, ठीक है, कि वायु में फोकस दूरी दे रखी है आपको कितनी, 25 सेंटीमीटर। फिर ये बोला है यदि इसको जल में डुबो दें तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या था, एक लेंस था, ये लेंस था, ठीक है, इसको वायु के अंदर रखा, जैसे मान लो ये कोई लेंस आपके पास, इसको वायु के अंदर रखा, तो इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, ये तो क्या है, यहाँ पे क्या वायु है पहले तो, फिर क्या कर रहा है उसने, उस लेंस को उसने एक जल में डुबो दिया, मान लो ये जल है, इस जल के अंदर इस लेंस को क्या कर दिया इसने, डुबो दिया। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी फोकस दूरी ये क्या कर रहा है आपको, मुझे ज्ञात करो, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो देखो और उसने दे रखा है जो अपवर्तनांक है वाटर का, वो तो कितना एन डब्ल्यू जो कितना 4/3 है, जबकि जो एन जी, एन ग्लास का जो है, कांच का जो है, ठीक है, वो कितना है आपके पास, 3/2 है। ये अपवर्तनांक इसका दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास सूत्र होता है लेंस मेकर सूत्र, वो क्या था, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू-1, म्यू मतलब अपवर्तनांक होता है यहाँ पे, 1/r1 पहले वाले लेंस की, दूसरा r2 क्या होता है दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या होती है, मतलब ये इधर वाले पार्ट की वक्रता त्रिज्या इस तरह से अगर उत्तल लेंस है। अब देखो, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अपवर्तनांक ये क्या होता था, अगर आपको पता तो n21 होता था -1, इसको लिखते थे 1/r1 -1/r2, इस तरह से अपन इसको लिखते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे n21, तो देखो ये तो क्या है वायु, वायु को मैंने क्या लिखता हूँ, ए एयर से लिख देता हूँ, ठीक है। अंदर ये क्या है, कांच ग्लास है, तो इसके अंदर जो माध्यम होगा उसको मैंने एन जी से लिख दिया है। तो इसके लिए अगर मैं n21 लिखूं, तो n21 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एन जी मतलब क्या है आपके पास ग्लास है, ए मतलब क्या है आपके पास एयर है, तो एन जी ए की जो वैल्यू आपके पास होगी वो आपको सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो एयर की वैल्यू जो होती है, अब इसको क्या लिखेंगे अपन, एन जी अपॉन एन ए, क्या एन जी की वैल्यू कितनी है, 3/2, क्या एन ए की वैल्यू क्या 1 है क्या, तो ये कितना बन जाएगा वापस 3/2 ही बन जाएगा, एन जी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, अर्थात अपन ये भी लिख सकते हैं एन जी ए जो है वो किसके बराबर है, एन जी के बराबर है। तो यहाँ पे 1/f, यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू n21, n21 की वैल्यू कितनी है, 3/2 मतलब nGA जो है यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस का 1, उसके बाद में क्या 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये 1/f आ गया, 1/f 3/2 मतलब 1.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/r1 माइनस 1/r2, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में क्या कर रहा है वो, कि ये जो है आपके पास लेंस, इसको वो किस में डुबो रहा है, पानी के अंदर डुबो रहा है। पानी के अंदर डुबो, तो पानी के लिए निकाल लेंगे कि अब अपने पास क्या है, ये जो लेंस जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास लेंस था, उसने किस में डुबो दिया, एक ये पानी है, पानी के अंदर इस लेंस को इसने डुबो दिया। वापस इसका तो क्या है, ग्लास का तो एन जी है, पानी का क्या एन डब्ल्यू है। तो अगर मैं इसके लिए n21 लिखूंगा, n21 क्या होगा इसके लिए केस में, n2/1, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी, Ng/n होगी इसके केस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Ng, ग्लास, ग्लास के लिए आपको वैल्यूज कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है, और NW की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास वाटर के अंदर, वाटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3 दे रखी है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 9/8 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपन। ठीक है, अब इसके लिए जब इस पानी के अंदर पड़ा तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 1/f इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, एन जी डब्ल्यू -1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इज इक्वल टू क्या, एन जी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9/8 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया ये। इसके बाद में देखो यहाँ पे 9/8 से 1 निकालेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 1/f इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1/8 सोल्व करने पे ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, जो समीकरण 1 पहले निकाली थी वो
और समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूंगा। समीकरण ये तो किसके लिए, वाटर के लिए फोकस दूरी है, और वो वहां पे समीकरण नंबर 1 के लिए देखो, ये जो फोकस दूरी किस में निकाली थी हमने, एयर के अंदर निकाली थी ना, तो पहली वाली समीकरण को फोकस दूरी देता हूं मैं एयर की, एयर में जब रखा हुआ था। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/F(A)(1/F(W) इज इक्वस टू, वहां पे कितना 1/2 1/R1 माइनस 1/R2 अपॉन 1/8 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा ये। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये देखो, ये अपने पास, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये FW तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और FA क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये क्या बनेगा 1/2 अपॉन 1/, तो ये क्या बन जाएगा 8, क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या यहाँ से 8 हमारे पास क्या चला जाएगा यहाँ से ऊपर चला जाएगा 2, जबकि क्या आ जाएगा आपके पास नीचे आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है क्या, कि जो FA जो है एयर, एयर के अंदर जो फोकस दूरी है वो कितनी दे रखी है आपको, FA की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पे FW अपॉन FA की वैल्यू 25 इंटू 8/2, इसको सोल्व करेंगे तो FW की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो वाटर के अंदर इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी आपके पास 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रकाश का जो व्यतिकरण है और जो विवर्तन है उसमें क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। अब देखो प्रकाश का जो व्यतिकरण जो होता है वो क्या होती है, लगभग दो समान आयाम और आवर्ती की तरंगें जब अध्यारोपित होती हैं उससे क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है पहला। तो विवर्तन कब होता है, कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है उनके अध्यारोपण से क्या होता है आपका विवर्तन होता है। फिर नंबर 2 अंतर क्या हो जाएगा, कि जो व्यतिकरण जो होती है उसमें जो आपको फ्रिंज चौड़ाई मिलती है उन सब की तीव्रता क्या होती है, सबकी एक समान होती है, अर्थात उनकी जो चौड़ाई जो होती है वो भी क्या होती है, सबकी एक समान होती है, और उनकी तीव्रता जो होती है प्रकाश की जो फ्रिंजें बनती है उनकी सबकी क्या होती है, एक समान होती है। जबकि विवर्तन में क्या होती है, जो केंद्र में जो फ्रिंज बनती है उसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक होती है, और जैसे केंद्र से दूर जाते जाएंगे तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई में क्या होती है, कमी आती जाती है, ठीक है। और जो केंद्र पे जो बनती है ब्राइट फ्रिंज जो बनती है, ठीक है, प्रदीप्त फ्रिंज बनती है, उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो प्रदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई तो घटती जाती है, जबकि डार्क फ्रिंज जो होती है उनकी चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, एक समान होती है, इसकी फ्रिंज चौड़ाई अलग अलग होती है। इसी तरह प्रकाश की तीव्रता भी व्यतिकरण में क्या होती है, सेम होती है, जबकि विवर्तन में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये दो अंतर इसके अंदर आप लिख देना। फिर देखो जरा दृष्टि दोष आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है जरा दृष्टि दोष क्या होते हैं। फिर आपको क्या करना है, दूरदर्शी की क्या बनानी है, बनावट कार्य विधि बनानी है, और उसका आवश्यक किरण चित्र भी आपको क्या बनाना है, उसके बताना है, दूरदर्शी को बताना है। नेक्स्ट देखो तरंग अगर किसे कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि तरंग अगर किसे कहते हैं। तरंग अगर क्या होता है, तरंग अगर क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है, तरंग अगर की परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है कि तरंग अगर क्या होता है। तो तरंग क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर सभी प्रकाश तरंगे एक समान कला में होती है, ठीक है, कि ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी प्रकाश तरंगे समान कला में होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पे सभी प्रकाश तरंग क्या होती है, समान कला में होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तरंग आगर कहते हैं। फिर क्या करना है, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या करनी है, और आवश्यक किरण चित्र भी इसका बनाना है। तो आपको इससे क्या करना है, स्नेल का जो नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर, इसको क्या करना है, आपको व्युत्पन्न करना है। और दूसरा नियम क्या था, अपवर्तन का, जो आपतित किरण जो होती है, अपवर्तित किरण जो होती है, और जो अभिलंब होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, इसको किसकी सहायता से, हाइगन के तरंग सिद्धांत से आपको क्या करना है, इसको व्युत्पन्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास 2019 का क्वेश्चन है कि लेंस की जो क्षमता होती है और फोकस दूरी होती है उसमें संबंध लिखे हैं। तो लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो ये आपका लेंस की क्षमता और फोकस दूरी जो होती है उसमें संबंध होता है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है, परिभाषा लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह प्रकाश के विवर्तन की आपको क्या लिखनी है, इसके अंदर परिभाषा इसके अंदर आपको लिखनी है। तो देखो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसकी बात करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या, इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो माध्यम है, ठीक है, ये तो हमारे पास सघन माध्यम है, और ये क्या है आपके पास, विरल माध्यम है, और ये हमारा क्या है, अभिलंब है।
ठीक है, ये मान लो कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, ये कोई आपके पास प्रकाश किरण है। तो ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से ये क्या हटेगी, जब भी सघन माध्यम, ये इस तरह से जानी चाहिए थी पर ये क्या अभिलंब से दूर हटी, तो मतलब ये इसका इस तरह से अभिलंब से ये दूर हटेगी। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो क्या होती है, हमेशा अभिलंब से दूर हटती है। यदि मैं इस आपतन कोण का मान, ये क्या अभिलंब के साथ बना हुआ आपतन कोण है, ठीक है, अगर मैं इस आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा तो ये अभिलंब से और ज्यादा दूर हटती जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो एक कोण हमें ऐसा मिलेगा आपतन कोण का, जिसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो अभिलंब जो है, अभिलंब के साथ जो आपके पास अपवर्तित किरण है, उसका जो एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस कोण को आप, इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे आपतन कोण को, कि जिस पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मान कितना मिल जाएगा आपको, 90 डिग्री मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं इस आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से ज्यादा बढ़ाऊंगा, मतलब जो आपतन कोण आई है इसका मान अगर मैं क्रांतिक कोण आई से ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो क्या हो जाएगी, ये जो तरंग जो आपके पास जो प्रकाश किरण थी वो क्या हो जाएगी, उसका अपवर्तन के स्थान पे क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है इस तरह से। तो यह घटना क्या कहलाती है, आपकी पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाती है। कि यदि हम प्रकाश किरण जो होती है हमारे पास, उसके आपतन कोण का मान अगर अपन क्रांतिक कोण से ज्यादा लें, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है, किरण जो होती है उसका अपवर्तन के स्थान पे परावर्तन हो जाता है, तो ये घटना क्या कहलाती है, आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपके पास आता है, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। अब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, कि जब भी कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, उसके मार्ग में या तो कोई अपन अवरोध रख दें, या क्या करें, कोई छिद्र रख दें, ठीक है, तो प्रकाश किरण जब भी किसी अवरोध या छिद्र पे आपतित होती है, तो वो किनारों से क्या हो जाती है, आंशिक रूप से इस तरह से मुड़ जाता है प्रकाश आपका। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। कि जब भी कोई प्रकाश किरण के मार्ग में कोई अवरोध या छिद्र रख दिया जाता है, तो प्रकाश किरण क्या होती है, वो जो अवरोध या छिद्र होता है उसके किनारों से क्या हो जाती है, आंशिक रूप से क्या होती है, मुड़ जाती है, तो यह घटना क्या कहलाती है, आपकी विवर्तन कहलाती है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, ये आपके पास यहाँ पे विवर्तन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्स नियम से संबंधित सूत्र लिखना। तो सिर्फ आपको इसमें सूत्र लिखना मेल्स नियम वाला। तो मेल्स नियम का सूत्र क्या होता है, कि आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेल्स नियम आपको लिखना था। आई क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता, थीटा क्या होता है, विश्लेषक, और जो ध्रुवण उनके बीच का जो एंगल होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका मेल्स नियम संबंधी सूत्र कहलाता है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, कि एक पारदर्शी पट्टिका पर जब प्रकाश 60 डिग्री कोण, जब 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक एवं अपवर्तन कोण ज्ञात करना। एक तो आपको अपवर्तन कोण भी ज्ञात करना है। तो देखो हमें पता है कि जो ध्रुवण कोण जो बूस्टर का, सबसे पहले तो ये बूस्टर नियम पे आधारित है। तो बूस्टर का नियम क्या होता है वो ध्यान में रखना, कि जो इस ध्रुवण कोण की जो स्पर्शा होती है वो किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो ये क्या लिख रखा है इसने, जब 60 डिग्री पे पूर्णतः आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। पूर्णतः ध्रुवित होने का मतलब ये 60 डिग्री जो दिया गया है वो कौन सा कोण दिया गया है आपको, ध्रुवित कोण दिया गया है। ठीक है, तो अब इसने बोला पदार्थ का अपवर्तनांक निकालो। तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालेंगे तो देखो इस आईपी की वैल्यू 10, आईपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, अब बराबर अपवर्तनांक। अब 10 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है आपके पास, 1.732 होती है। तो अपवर्तनांक का मान तो कितना आ गया, 1.732 आ गया। उसके बाद में क्या, अपवर्तन कोण का ज्ञात कीजिए। तो देखो जो आपके पास ध्रुवण कोण जो होता है और जो अपवर्तन कोण होता है, और जो ठीक है, तो हमें पता है, हम जानते हैं कि ध्रुवण कोण जो होता है और जो आपके पास अपवर्तन कोण होता है, इन दोनों का मान किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ये बूस्टर कोण करते हैं उसमें ये रिलेशन निकलता है हमारा। फिर यहाँ से अपवर्तन कोण का मान पूछा तो कितना का, 90 माइनस आईपी क्या। ठीक है, तो 90 आईपी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री क्या इसका कोण आ जाएगा, अपवर्तन कोण का मान आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण समीकरण का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये दर्पण समीकरण मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कौन सी आपको लिखनी है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करनी है। हमें पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 2 गुना होती है किसकी, फोकल दूरी की या फोकस दूरी की। तो यहाँ से मुझे एफ की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, r/2, तो मतलब 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले की फोकस दूरी आ जाएगी।
फिर क्या नेक्स्ट, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप के लिए यंग का द्विस्लिट प्रयोग वापस आ गया है, तो इसका आपको सिर्फ किरण चित्र बनाना है, ये ध्यान में रखना है। किरण चित्र वो स्लिट पर्दे वगैरह बनाने हैं और फिर वहां पे वो एक जो डायग्राम बनता है वो बनाना है आपको इसके अंदर। तो ये व्यतिकरण का मतलब यंग द्विस्लिट प्रयोग का जो डायग्राम है वो आपको इसमें बनाना है। उसके बाद में देखिए फिर क्या है, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। हमें पता है जो फ्रिंज चौड़ाई जो होती है उसका वो क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू क्या होती है, लैम्डा डी अपॉन डी होता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। ये ऑलरेडी आपको बता चुका, तो रिपीट हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब देखो इसका न्यूमेरिकल करते हैं कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई दे रखी है आपको कितनी, 2 mm दे रखी है। केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है आपकी। जो केंद्रीय फ्रिंज होती, केंद्रीय फ्रिंज जो होती है उससे जो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज होती है उसकी दूरी आपको क्या करनी है, इसके अंदर ज्ञात करनी है। अब देखो जैसे ये मान लो केंद्र फ्रिंज है, यहाँ से आपको द्वितीय फ्रिंज जो बन रही है उसकी निकालनी है। तो हमें पता है ये जो एक्सन, अगर एनवी ड्रिफ्ट फ्रिंज की बात करें उसके लिए जो दूरी जो होती है एक्सन, वो क्या होता है आपके पास 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। और हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई जो होती है, फ्रिंज चौड़ाई जो होती है बीटा, वो क्या होती है यहाँ पे लैम्डा डी अपॉन डी होता है। अर्थात ये जो लैम्डा डी अपॉन डी किसकी वैल्यू है, ये फ्रिंज चौड़ाई की वैल्यू बीटा की। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखी है, 2 mm यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 mm का मतलब 2 × 10⁻³ आपको दे रखा है। अब देखो इसके बाद में देखो, अब ये किसकी पूछ रहे हैं, द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए एनवी, अगर फ्रिंज के लिए अगर निकालूं मैं तो दूरी वो कितनी होती है, एक्स एन बराबर 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा डी अपॉन डी होता है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, तो इसमें रखेंगे तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2-1 अपॉन 2 इंटू इस लैम्डा डी अपॉन डी, ये क्या होता है फ्रिंज चौड़ाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻³ दे रखा है। तो देखो तो अपने पास कितना 4-1 3/2, तो ये हो गया यहाँ पे इंटू 2 × 10⁻³ इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। या फिर अपने इसको ये भी लिखते हैं 3 mm इसकी क्या आ जाएगी आपके पास दूरी आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या, मेल्स का नियम लिखे, तो मेल्स का नियम आपको फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है पूरा, आई इज इक्वल टू फिर इसका फॉर्मूला लिखना है, आई नीड इसको इसका डेटा, तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है मेल्स का नियम। फिर क्या है, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता एकल स्लिट द्वारा विवर्तन में तीव्रता का वितरण वक्र बनाइए। ठीक है, तो इसका वितरण वक्र बनाना है आपको, किसके लिए बताना है, विवर्तन के लिए। तो अभी बता देते हैं, देखो इसको पहले हटा लेते हैं, यहाँ से थोड़ा जगह कर लेते हैं यहाँ पे देखो, तो तीव्रता विवर्तनीय केस में आपको पता होगा तीव्रता वाला जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये केंद्र में तो बनती है सबसे ज्यादा फ्रिंज चौड़ाई वाली, तो सबसे ज्यादा होती है इसकी, तो ये फ्रिंज चौड़ाई, तो ये यहाँ पे है इसकी तीव्रता, आई ये है यहाँ पे तीव्रता। ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा इस तरह से। इधर भी जाएंगे तो क्या होगा, ये तीव्रता घटती जाएगी और लास्ट में इस तरह से घटती जाएगी, तो ये क्या होगा, इसका तीव्रता वाला डायग्राम हो जाएगा एंगल सिंगल स्लिट द्वारा। ये ऊपर आई तीव्रता है। ठीक है, फिर क्या, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है, आवर्धन क्षमता जो होती है सूक्ष्मदर्शी की, वो क्या होती है कि जो आपका प्रतिबिंब के द्वारा जो बना दर्शन कोण होता है, ठीक है, उसका जो टैन बीटा और टैन थीटा, और जो बिंब द्वारा बना जो कोण होता है या फिर बिंब पे द्वारा बनाया गया दर्शन कोण होता है मतलब अल्फा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाती है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है, बराबर टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा ही होता है। फिर देखो नेक्स्ट एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं कि एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो लेंस की आपको क्या करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस के लिए जो बिंब की जो दूरी होती है वो किस में होती है, ऋणात्मक में, तो ये क्या माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो यू क्या है आपके पास बिंब से दूरी। ठीक है, और ये आवर्धन दे रखा है, तो आवर्धन का अगर मैं मैग्नीट्यूड लो तो कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 गुना आवर्धित हो रहा है। अब हमें पता है m जो आवर्धन जो होता है, ठीक है, आवर्धन जो होता है m वो क्या होता है, अगर मैं f और v के टर्म्स में लिखूं यहाँ पे, वो मेरे पास होता है f माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है,
ये तो होता है v के टर्म्स में। इसी तरह से यदि मैं आवर्धन की बात करूं और अगर मैं u के टर्म्स में लिखूं तो वो होता है f इज इक्वल टू यू प्लस एफ होता है। ठीक है, यदि आपको प्रतिबिंब की दूरी दी होती है तो अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं, अपन यहाँ पे बिंब की दूरी देखे तो अपन ये आवर्धन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आवर्धन m बराबर कितना हो जाएगा f, आपको क्या इसमें निकालना, क्या लेंस की फोकस दूरी f तो आपको ज्ञात करना है, तो f को नीचे रख दिया, u आपको कितना दे रखा है माइनस का 20 आपको दे रखा है, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या है f है। ठीक है नेक्स्ट देखो, जब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं अपन यहाँ पे, तो ये देखो इधर ये m जो आवर्धन है, उत्तल लेंस के लिए जो आवर्धन जो होता है वो कैसा बनता है आपका, ऋणात्मक बनता है। अगर ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3 होता है, अगर उत्तल लेंस के लिए सीधा लिखें तो m की वैल्यू कितनी होती है -3 होती है। तो यहाँ पे लिखूंगा आवर्धन -3/f इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस f क्या, तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज जो आएगी वो अपने पास आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 60 बनेगा। ठीक है, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3f बनेगा इज इक्वल टू क्या बनेगा f बनेगा, ये इधर जाएगा तो 4f इज इक्वल टू कितना बनेगा 60 बनेगा, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60/4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए जो आवर्धन जो होता है वो क्या होता है हमेशा ऋणात्मक होता है, और बीम की दूरी भी क्या होती है ऋणात्मक, तो इसलिए क्योंकि m इज इक्वल टू आपका जो होता है v/u बनता है, तो ये u नेगेटिव है तो ये माइनस का बनेगा ना, इसलिए m की वैल्यू -3 लिखी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई दो शर्तें लिखनी है। ठीक है, तो व्यतिकरण के लिए देखो एक ही वो सबसे पहले तो व्यतिकरण की परिभाषा यही होती है कि समान आयाम की तरंगें समानावर्ती तरंगें एक ही दिशा के अंदर जब अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण बनता है, ये पहली शर्त होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो ये शर्तें बतानी है इसकी। फिर क्या है, यंग के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण की जो चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा यंग के दूसरे तीव्रता का वितरण है। तो ये तीव्रता का आकलन अगर आप इसके लिए बनाओगे व्यतिकरण के लिए तो इस तरह से एक समान बनेगा ये हर जगह पूरा तीव्रता का। ठीक है, ये आपकी आई तीव्रता, और बाकी यंग का दूसरे प्रयोग बीटा फ्रिंज चौड़ाई वाला आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया था लैम्डा d/d, ये आपको इसमें ज्ञात करना है। और व्यतिकरण के लिए दो कोई आवश्यक शर्त ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो नेक्स्ट कंपन तल तथा ध्रुवण तल की परिभाषा लिखिए। इसके अलावा ये जो निकोल प्रिज्म वाला जो है वो आपके पास सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, निकोल प्रिज्म वगैरह हटा दिए गए हैं। तो कंपन तल और ध्रुवण तल, तो देखो कंपन तल तो क्या होता है जिसके अंदर क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र के सदिश, ये अपन ने वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो कंपन तल क्या होते हैं जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र के कंपन क्या करते हैं, कंपन सदिश क्या करते हैं कंपन करते हैं विद्युत क्षेत्र के। और इसके अंदर ध्रुवण तल क्या होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्या करते हैं कंपन करते हैं, वो क्या होता है ध्रुवण तल। जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश से कंपन करते हैं वो क्या कहता है कंपन तल कहलाता है। तो ये ध्रुवण तल ये तो लिख लेना विद्युत क्षेत्र के, और इसके अंदर किसके लिए होता है चुंबकीय क्षेत्र के कंपन करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके पास 2017 का पहला, प्रकाश को प्रकाश मिलाने पे अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम क्या है। इस परिघटना का जो नाम होता है वो आपका होता है व्यतिकरण। इस परिघटना का नाम क्या है आपके पास व्यतिकरण है। नेक्स्ट क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक जो होता है n इज इक्वल टू जो होता है निर्वात में जो प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये परिभाषा आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक छोटी दूरबीन अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रम से 192 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आवर्धन क्षमता जो होती है वो क्या होती है अभिदृश्य की जो फोकस दूरी है और जो नेत्रिका की फोकस दूरी, इन दोनों का जो अनुपात होती है वो क्या कहलाती है एक दूरबीन की आवर्धन क्षमता कहलाती है। भाई यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो 192/8, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 24 आ जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी L पूछे, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी L बराबर जो होता है हमारे पास वो क्या होता है जो अभिदृश्य का उसकी फोकस दूरी तथा जो नेत्रिका लेंस है उसकी जो फोकस, उन दोनों का जो एडिशन है या योग है वो क्या कहलाता है आपका इसकी लंबाई कहलाती है। तो टोटल कितनी आ जाएगी ये 200 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, तरंग अगर किसे कहते हैं, तरंग अगर आपका रिपीट हो गया है और अपवर्तन नियम भी ये भी आपका क्या इक्वेशन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो जो आपके पास एक कांच की जो स्लैब जो होती है आयताकार स्लैब, ठीक है ये अभिलंब है मान लो, अभिलंब पे ये आपके पास यहाँ पे आपतन कोण, जब ये एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या हो जाती है थोड़ी मुड़ जाएगी, मुड़ने के बाद में यहाँ पे वापस निकलेगी यहाँ से इस तरह से इसके। तो ये जो आपतित किरण को अगर मैं आगे बढ़ाऊं
और ये जो निर्गत किरण है, इन दोनों के जो बीच की लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है आपकी? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। पार्श्विक विस्थापन कहलाता है ये वाला। तो इसमें अपन इसको लैंग्वेज के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये तो पार्श्विक विस्थापन की परिभाषा हो गई। ठीक है, जो आपतित किरण है और ये क्या है, निर्गत किरण, इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी वो क्या कहलाती है आपकी? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। उसके बाद किसी दर्पण की फोकस दूरी, तो वही वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी में संबंध होता है r=2, इनमें ये संबंध आपको क्या करना है, यहाँ पे स्थापित करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, पोलेराइड। पोलेराइड क्या है, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। पोलेराइड क्या होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश करने की एक युक्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोलेराइड कहते हैं। ठीक है, तो पोलेराइड क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश करने की एक सस्ती व्यापारिक जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है आपकी? पोलेराइड कहलाती है। उसके बाद में क्या है कि पोलेराइड के कोई दो उपयोग लिखिए। पोलेराइड को आप काम में कहाँ कहाँ लेते हो? ठीक है, तो पोलेराइड को काम में अपन कहाँ पे लेते हैं? धूप के चश्मे में काम में लेते हैं इसको, धूप के चश्मे में काम में लेते हैं पोलेराइड को। और हम कैमरे के जो लेंस होते हैं, कैमरे के जो लेंस होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं? इसी को काम में लेते हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि ध्रुवित प्रकाश, आंशिक ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश की आप पहचान कैसे करोगे? ठीक है, तो यदि हम जो पोलेराइड है, ठीक है, यदि पोलेराइड को हम घुमाते हैं, ठीक है, घुमाने पे अगर उसकी प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमें प्रकाश मिला वो कैसा मिला है? अध्रुवित प्रकाश मिला है। ठीक है, अगर इस पोलेराइड को पूरा एक चक्कर घुमाएं तो उसमें क्या होता है? यदि तीव्रता 2 बार, तो क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो, और 2 बार क्या हो? ये प्रकाश की तीव्रता क्या हो? न्यूनतम हो। तो उस केस में क्या कहेंगे? प्रकाश जो है क्या है आपका? आंशिक ध्रुवित है। यदि क्या हो, अगर पोलेराइड को घुमाने पर अगर उसके एक चक्कर में तीव्रता एक बार तो अधिकतम होती है और एक बार क्या होती है? तीव्रता शून्य होती है, उस केस में हम क्या कहेंगे? तीव्रता जो आपके पास ध्रुवित प्रकाश आपको मिलता है। तो इस तरह से अपन पहचान कर सकते हैं पोलेराइड की सहायता से। फिर क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस। लेंस मेकर सूत्र को क्या करना है आपको? व्युत्पन्न करना है। तो लेंस मेकर सूत्र अपना क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये वाला सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। इसका नोट्स में मैंने वो करवा रखा था, वहां से कर लेना। उसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी अवतल दर्पण का निचला आधा परावर्तन तल किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक दें तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे मान लो कोई भी अवतल दर्पण है, ठीक है, इस अवतल दर्पण का अपन ने क्या कर दिया? नीचे वाला भाग है, इसको क्या कर दिया मैंने? ढक दिया। तो ढक दूंगा, देखो ये जो प्रकाश किरणें जो इस तरह से आ रही थी, तो अब ये प्रकाश किरणें यहाँ पे, ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं, इनके कारण प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्या? इसको ढक देंगे, जिस पोर्शन को अपन ढक देंगे, तो इसका मतलब क्या? उस प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी आपके पास? कम हो जाएगी क्या? अब क्योंकि प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बना था, अब वो क्या बनेगा? पहले की तुलना में कम स्पष्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि जो किरणें जो थी, प्रकाश किरणें, वो पहले की तुलना में कम आ रही, इसलिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है आपका? थोड़ा कम स्पष्ट बन रहा है। तो ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की तीव्रता, जो प्रतिबिंब जो होता है उसकी तीव्रता क्या होती है आपकी? बेसिकली घट जाती है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, यदि यदि दर्पण के किसी भाग को अपारदर्शी वस्तु से ढक दिया जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, रीजन क्या हुआ कम होने का? क्योंकि प्रकाश किरणों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरणों की संख्या क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे कम हो जाएगी, इसलिए। नेक्स्ट देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। तो आपको इसे क्या करनी है? फोकस दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। हमें पता है r जो होता है वो किसके बराबर होता है? 2f के। तो यहाँ से f की वैल्यू आपको निकालनी है, तो r/2, तो 40/2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा आंसर? तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट ही समझो इस बार। नेक्स्ट क्या है? दिग्दृष्टि दोष आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको मत करना आप लोग। नेक्स्ट क्या आपके पास? जब किसी
जब किसी पदार्थ पर आपतित प्रकाश से संगत आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। पूर्णतः ध्रुवित होने का मतलब क्या है, ये आपको कौन सा कोण दिया हुआ है, यहाँ पे ध्रुवण कोण आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर क्या है, माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, उसका वेग ज्ञात करना है। तो हमें पता है, देखो जो tan IP जो होता है बूस्टर के नियम से, tan IP मतलब जो ध्रुवण कोण होती है उसकी स्पर्शा जो होती है वो किसके बराबर होती है, अपवर्तनांक के बराबर होती है। ठीक है, तो tan की वैल्यू यहाँ पे 60, IP की वैल्यू 60 दे रखी है, तो यहाँ पे लिखें tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3, तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक n। अब ये बोला माध्यम में अपवर्तित प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि जो अपवर्तनांक n जो होता है वो क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है बट्टा जो माध्य में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है। तो ये तो क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये क्या होता है, माध्यम में। अब इसने पूछा माध्यम में पूछा है, तो माध्यम का निकालेंगे तो n इंटू कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। तो यहाँ पे अपवर्तनांक की वैल्यू तो कितनी है, √3, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, सॉरी ये अपन ने थोड़ा गलत लिख लिया है। हाँ भाई, तो n बराबर क्या आ गया, c/v। अब यहाँ पे जब अपन n की वैल्यू, c की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और n की वैल्यू कितनी है, √3 है। तो यहाँ से v का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/√3 × 10⁸। तो ये क्या आ जाएगा, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में परावर्तित दूरदर्शी क्यों श्रेष्ठ है, कोई दो कारण लिखिए। अब देखो, अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है इसके अंदर अपन किसको काम में लेते हैं, लेंस को काम में लेते हैं। और परावर्ती दूरदर्शी में किसको काम में लेते हैं, अपन यहाँ पे दर्पण को काम में लेते हैं, अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। तो क्या होता है, पहला अगर आपको पूछे अंतर, तो पहला क्या होता है कि जो अभिदृश्यक लेंस के रूप में अपन किसको काम में लेते हैं, उत्तल लेंस को काम में लेते हैं अपवर्ती दूरदर्शक के अंदर। तो जिसके कारण जब लेंस लेंगे तो वहां पे क्या पाया जाता है, वर्णविपतन दोष पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही अपन यहाँ पे परावर्तित दूरदर्शी में दर्पण काम में लेंगे, अवतल दर्पण काम में लेंगे, तो उससे क्या होता है, ये वर्णविपतन दोष यहाँ से हट जाता है। तो पहला तो अंतर ये इसलिए श्रेष्ठ है परावर्तित दूरदर्शी, क्यों, क्योंकि वर्णविपतन का दोष उसके अंदर नहीं पाया जाता है। नंबर 2 क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है, ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी जो होता है उसके अंदर जो प्रकाश का अवशोषण जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब प्रकाश का अवशोषण बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, कम स्पष्ट होगा क्या। जबकि परावर्ती दूरदर्शी में क्या होता है, दर्पण लगने से क्या होता है, दर्पण लग रहा होता है, दर्पण लगने से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तन में क्या होता है, वो पता है, प्रकाश की जो प्रकाश का जो अवशोषण होता है वो बहुत ही कम होता है। कम होता है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत ही स्पष्ट बनेगा और चमकीला बनेगा। तो ये दो इसके कारण है परावर्ती दूरदर्शी को काम में लेने का। पहला रीजन तो क्या है कि जो परावर्ती दूरदर्शी में होता है उसके अंदर वर्णविपतन का दोष नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि परावर्ती दूरदर्शी में अपन क्या काम में लेते हैं, दर्पण काम में लेते हैं, इसलिए। नंबर 2, और प्रकाश की जो तीव्रता है होती है वो भी क्या होती है, इसमें ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो परावर्तित दूरदर्शक होता है वो कभी प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है, इसलिए। तो ये दो रीजन से क्या है, ये आपका श्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखो, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 8 है, ठीक है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समजित करते हैं तब नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की आपको फोकस दूरियां ज्ञात करनी है। अब देखो, दूरदर्शी की जो आवर्धन जो होती है m, आवर्धन जो होता है m बराबर जो होता है माइनस का होता है F0/Fe होता है, ये होता है। अब हमें दिया हुआ आवर्धन दिए रखा है, तो आवर्धन जो m जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए अपन इसको -8 लिखेंगे। दूरदर्शी द्वारा जो आवर्धन जो होता है, माइनस का है ना ये, तो इसलिए -8 लिख देंगे इसको। और अपन को क्या कर दे रखा है कि नेत्रिका और अभिदेशीय लेंस के बीच की दूरी तथा अपन क्या लिखेंगे, जो F0 है और जो Fe है, अभिदृश्य की फोकस दूरी और नेत्रिका, इन दोनों का योग कितना दे रखा है आपको, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब यहाँ पे देखो m की वैल्यू कितने, m इज इक्वल टू माइनस का क्या है, F0/Fe है क्या, तो m की वैल्यू क्या, -8 माइनस का F0/Fe क्या। तो यहाँ से इसके टर्म्स में अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, F0 की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 8Fe आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये जो समीकरण है इसके अंदर जब मैं F0 की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे 8Fe, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 8Fe रख दिया। तो ये कितना बन गया, 9Fe बराबर कितना बन गया, 18 बन गया क्या।
तो एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई क्या यहाँ से, तो ये एफ ई की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई यहाँ पे, 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर। अब एफ ई की वैल्यू आ गई तो एफ नोट क्या होता है, 8 गुना एफ ई होता है, ठीक है। तो एफ ई की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो एफ नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एफ ई की तो वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, और एफ नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी एफ ई की वैल्यू तो 2 आ जाएगी और एफ नोट की कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे इसकी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, तो व्यक्तिकरण आप बार बार बता चुका हूँ, व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, तो ये वापस रिपीट हो गया। संपोषी तथा विनाशी व्यक्तिकरण को प्राप्त करने हेतु आवश्यक शर्तों को व्युत्पन्न करना है। यदि यंग के 20 छिद्र प्रयोग में एक वन्य प्रकाश प्रारंभ श्वेत प्रकाश स्रोत में काम में ले जाए तो व्यक्तिगत फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें सोल्व करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको लिखना है व्यक्तिकरण की परिभाषा को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे व्यक्तिकरण की आपको परिभाषा लिखनी है कि व्यक्तिकरण क्या होता है, कि जब दो समान आयाम लगभग समान आयाम और समान आवर्ती तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है, व्यक्तिकरण होता है, ठीक है। फिर संपोषी और विनाशी व्यक्तिकरण को प्राप्त करने हेतु तो सबसे पहले आपको फिर वो पूरा का पूरा डेरिवेशन करना है, जो वाई जो परिणामी तरंग का आप निकालते हो, क्या परिणामी तरंग के समीकरण क्या निकालते हो, आर इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस ईटा, तो इसका डेरिवेशन करना है। उसके बाद इसका आयाम निकालते हो, आयाम क्या निकालते हो, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, ये निकालना है। फिर इसके लिए थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर इसके अंदर अपन केस लिखते हैं, संपोषी व्यक्तिकरण के लिए केस 1 और केस 2। संपोषी व्यक्तिकरण के केस में क्या होता है, तो उसके लिए फिर आपको तीव्रता निकालनी है। फिर यहाँ पे विनाशी केस में आपको तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। तो ये दोनों केस के लिए बताना है आपको, तो पूरा यहाँ तक ये पूरा डेरिवेशन करना है। अब उसके आगे चलते हैं। यदि यंग के जो द्विस्लिट प्रयोग जो है आपके पास द्विछिद्र प्रयोग है, इसमें अगर एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर अगर श्वेत प्रकाश काम में लें, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर क्या काम में लेना आपको, श्वेत प्रकाश स्रोत काम में लें, तो व्यक्तिकरण फ्रिंजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो देखो एक वर्णी प्रकाश होता है तो उससे तो कोई ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, पर इसने बोला श्वेत प्रकाश। अब देखो श्वेत प्रकाश जो होता है, ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये हमारे पास सिंगल स्लिट ये है, यहाँ पे हमने ये S1 और ये हमारे पास S2 और ये हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज, इस तरह से यहाँ पे ये केंद्रीय फ्रिंज यहाँ पे बन रही है। तो देखो सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपके पास बनने वाली ये जो केंद्रीय फ्रिंज है, ठीक है, श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सारे कलर होते हैं, कौन कौन से, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, ठीक है, पीला, नारंगी और लाल, ये सारे कलर्स होते हैं इस कलर में, ठीक है। इसकी जो बैंगनी कलर की जो होती है उसकी लैम्बडा क्या होती है, सबसे कम होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो लैम्बडा क्या होता है आपके बढ़ता जाता है। तो देखो अपन इसको इस यंग के दूसरे प्रयोग से समझते हैं कि श्वेत प्रकाश डालेंगे तब उसके क्या प्रभाव होंगे। तो देखो अब जब भी श्वेत प्रकाश की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो कलांतर जो होता है डेल फाई वो क्या होता है, 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स होता है। यहाँ से अगर पथांतर की वैल्यू निकालो तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेल फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये रहेगा। अब देखो ये सबसे पहले केंद्र की फ्रिंज है, तो ये तो देखो यहाँ से इस तरह से यहाँ पे मान लो कोई पी पॉइंट पे बन रहा था, ये दूसरा जो पॉइंट था यहाँ से कोई इस तरह से अपन इस पी पॉइंट के ऊपर आपका व्यक्तिगत प्रतिरूप प्राप्त करते थे, ये यहाँ पे बीच की दूरी थी, ठीक है, और फिर यहाँ से एक पेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो ये क्या कहलाता था आपका पथांतर कहलाता था, ठीक है, ये होता था आपका पथ का जो अंतर होता था। तो देखो अब जो केंद्र में जो फ्रिंज बनती है, ये जो केंद्र में जो फ्रिंज बनती है इसके लिए जो पथांतर का जो मान होता है डेल एक्स वो क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो गया, क्योंकि ये कोई पथांतर है ही नहीं, पूरा का पूरा ये यहाँ से ये डिस्टेंस वही है। तो पथांतर का अगर केंद्र फ्रिंज की बात हो तो पथांतर का मान क्या होता है 0। तो जो केंद्र पे जो फ्रिंज बनेगी वो पूरी की पूरी अभी कैसे बनेगी, श्वेत फ्रिंज बनेगी श्वेत प्रकाश के कारण। परंतु जैसे ही मैं इस केंद्र फ्रिंज से ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा आपके जो आपके पास डेल एक्स है, मतलब ये जो पथांतर है उसका मान बढ़ता जाएगा, क्या चाहे इधर जाएंगे तब भी क्या होगा डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका बढ़ता जाएगा। क्यों, यहाँ पे श्वेत प्रकाश है तो नीचे क्या होगा वापस ये बैंगनी, जामुनी, नीला, ये कलर इस तरह से। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पथांतर का मान क्या होता जाएगा, केंद्र पे तो पथांतर का मान शून्य, जैसे ऊपर जाएंगे तो इस पथांतर का मान बढ़ेगा। अब देखो जैसे जैसे इस पथांतर का मान बढ़ेगा तो इसका मतलब
अब देखो ये जो डेल एक्स है पथांतर, वो किसके समानुपाती है आपके पास, लैम्डा के तरंग दैर्ध्य के समानुपाती गया। इसका मतलब जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो पथांतर का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब उसके तरंग दैर्ध्य का मान भी बढ़ेगा क्या। तो ऊपर वाली जो यहाँ पे जो फ्रिंजें बनेंगी, पहले यहाँ पे पास में जहाँ पे लैम्डा कम है, क्योंकि जैसे जैसे पथांतर बढ़ेगा तो वैसे वैसे लैम्डा भी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी, बैंगनी कलर की बनेगी। फिर आगे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लैम्डा वापस बढ़ता जाएगा, तो जामुनी, फिर नीला, फिर ऊपर हरा, फिर पीला, फिर नीला। इसी तरह से नीचे की तरफ चलेंगे तो बैंगनी। तो ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ पे जो बनने वाली फ्रिंजें होंगी वो सारी की सारी क्या बनेंगी, चमकीली फ्रिंजें बनेंगी, एक तरीके से आप बोल सकते हो। क्योंकि अलग अलग कलर की बनेंगी, 7 कलर की, तो वो क्या बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। इस तरह से अपन लिख सकते हैं कि यंग के द्विसलिट प्रयोग के अंदर, इसको थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल रूप में लिख देता हूँ इधर नीचे, कि यंग के द्विसलिट प्रयोग में ठीक है, इसको थ्योरी के रूप में थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या हुआ एक्चुअल में। तो आपको अगर पेपर में पूछे तो इस तरह से लिखना है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में, द्विछिद्र प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश करने पर केंद्रीय फ्रिंज श्वेत तथा उसके चारों तरफ कुछ रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो ये इसका एक्चुअल में प्रॉपर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैंगनी बनेगा, जामुनी, नीला, हरा, तो ये क्या होगा, कुछ रंगीन फ्रिंजें प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपके पास क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो आपको वापस से रिपीट हो गया है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया रिपीट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब फोकस दूरी, तो ये क्वेश्चन आपका फिर से दर्पण समीकरण का रिपीट हो गया है। ठीक है, फिर क्या है, निकटदर्शी मायोपा के निर्माण हेतु प्रयुक्त लेंस का, तो निकटदर्शी दोष आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो एफ की वैल्यू 10 दे रखी है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है, तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम पर बूस्टर कोण पर आपतित होती है, तो स्नेल नियम का उपयोग करते हुए बूस्टर नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो बूस्टर नियम की व्युत्पत्ति करनी है, अर्थात अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है, tan i p होता है अपवर्तनांक n बराबर। अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan i p, ये आपको व्युत्पन्न करना है इसके अंदर। उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये रिपीट हो गया। विवर्तन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये भी रिपीट होगा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा, कि जब भी कोई एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर क्या, प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो ये क्वेश्चन भी वापस अब क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो माध्यमों को पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाइए। किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब u, प्रतिबिंब दूरी v और माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2 तथा वक्र r में संबंध की व्युत्पत्ति दीजिए। तो आपको पता है कि गोलीय पृष्ठ द्वारा जो अपवर्तन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या होता है, n2 माइनस n1 अपॉन r। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, आपको व्युत्पन्न करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का व्यतिकरण आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो व्यतिकरण की परिभाषा कितनी बार बताऊंगी, वापस क्वेश्चन क्या हो गया आपका, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करने यंग दिशा प्रयोग चित्र बनाना है, तो यंग का दिशा प्रयोग का आपका डायग्राम, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है इसके अंदर। और प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई जो होती है बीटा बराबर जो होता है आपके पास फॉर्मूला, उसको आपको क्या वापस ड्राइव करना है, तो ये भी आपका क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखो 2014 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंद्रधनुष जो है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये इसको नोट इन सिलेबस काट देना इस क्वेश्चन को। तरंग अगर की परिभाषा में वापस आपको बता चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पे रिपीट हो गया है।
फिर देखो सूक्ष्म दर्शक की विभेदन क्षमता और इसका सूत्र लिखिए किस प्रकार प्रभावित होती है ये भी बताना आपको। तो विभेदन क्षमता क्या होती है कि दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। वैसे विभेदन क्षमता आपके सिलेबस में है नहीं, बस सुन लो, बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि सूक्ष्म दर्शक की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो ठीक है। तो विभेदन क्षमता क्या होती है, दो वस्तुओं को अलग अलग देख पाने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है, विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है। फिर क्या है कि यह किस प्रकार प्रभावित होती है, परिभाषित कीजिए और इसका सूत्र लिखना आपको विभेदन क्षमता। और विभेदन क्षमता जो होती है, विभेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, इनवर्स होती है 1 अपॉन विभेदन सीमा का। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो फिर उसके बाद में ये किस प्रकार प्रभावित होती है, आपतित प्रकाश की तरंग धीरे घटती है या अभिदृश्य लेंस का द्वारा घटता है। तो जो विभेदन क्षमता जो होती है और जो ये जो विभेदन सीमा जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा और व्युत्क्रमानुपाती होती है डी के। ठीक है। तो ये लैम्डा तो क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और डी जो होता है वो आपके पास क्या होता है, अभिदृश्य का द्वारक जो होता है, का द्वारक। अब देखो विभेदन क्षमता जो होती है 1 अपॉन विभेदन सीमा होती है। यदि मैं क्या करूंगा, विभेदन सीमा बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रकाश तरंग ये जो है आपके पास लैम्डा हो गया वो बढ़ेगा क्या, जबकि जो द्वारक है वो क्या होगा आपका घटेगा। तो मतलब और इसका मतलब क्या होगा, जो विभेदन क्षमता है वो क्या इसकी जस्ट अपोजिट होगी। अपोजिट होने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास प्रकाश की तीव्रता, अगर जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है यदि वो आपकी ये बोला घट रही है, यदि वो घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास विभेदन क्षमता जो है वो क्या होगी आपकी बढ़ेगी। विभेदन क्षमता क्या होगी आपकी बढ़ेगी। फिर क्या है, द्वारक घटता है, यदि द्वारक घटेगा तो विभेदन सीमा बढ़ेगी, अर्थात विभेदन क्षमता क्या होगी आपकी बढ़ेगी। तो ये आपको लिखना है कि विभेदन क्षमता क्या होगी आपकी कम होगी, इसके इनवर्स विभेदन सीमा का क्या होगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है। तो यदि तरंग दैर्ध्य घटेगी तो क्या होगा, विभेदन सीमा तो क्या होगी आपकी घटेगी, जबकि विभेदन क्षमता भी क्या होगी बढ़ेगी। जबकि आपका जो द्वारक जो है, द्वारक के केस में द्वारक घटता है तो द्वारक घटेगा तो विभेदन सीमा बढ़ेगी, अर्थात जो विभेदन क्षमता वो क्या होगी आपकी घटेगी। तो ये है, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी जब तो विभेदन क्षमता क्या होगी आपकी बढ़ती है, जबकि द्वारक के केस में घटती है, घटती है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसकी बात करते हैं। 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करें, अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो देखो 3 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु है, पहले तो ये ध्यान में रखना आपको, 3 सेंटीमीटर की वस्तु किसके 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कितनी देखिए 40 सेंटीमीटर की, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पे रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, आकार ज्ञात करें और प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है कैसी है। तो देखो हमें पता है h जो है 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, क्या 3 सेंटीमीटर का, तो h की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या दे रखी है इसने 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपके पास माइनस में होती है, तो 40, तो क्या होगी आपके पास वक्रता त्रिज्या हो गई है 40 सेंटीमीटर माइनस, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए। फिर क्या है, ये जो आपके पास अगर यहाँ से फोकस दूरी निकाल, तो फोकस दूरी क्या होती है 1 अपॉन 2 हाफ आर होती है क्या, मतलब आधी होती है क्या, तो आधी होने का मतलब क्या, माइनस का 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। दर्पण से वस्तु की दूरी u भी दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर दे रखा है आपके पास 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो ये भी क्या होगा माइनस का आपके पास होगा। अब देखो हमारे पास जो दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा 1/f। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1/v प्लस 1 माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/-20। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से, जैसे ये मान लो ये दर्पण है आपका, इस दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे बनेगा क्या, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर दूरी है तो ये यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे बिंब प्रतिबिंब बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है, और ये क्या दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये आपको बताना है। अब ये पूरी दूरी पूछ रहे हैं तो अपन क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर वस्तु की ओर बनेगा। दर्पण से, तो वस्तु इधर की साइड है ना, तो वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है। और दर्पण के, ये भी बोल सकते हैं दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। फिर पूछा उसने प्रतिबिंब की प्रकृति बताने के लिए अपन को इसका आवर्धन और निकालना पड़ेगा, तो आवर्धन और इसका अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसका आवर्धन और निकाल लेते हैं। तो आवर्धन जो होगा, देखो आवर्धन कैसे निकालते हैं, आवर्धन जो होता है हमारे पास m बराबर क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है, या फिर इसको अपन लिखते हैं माइनस का v अपॉन यू होता है आवर्धन अवतल दर्पण केस में। तो यहाँ पे अगर मैं h डैश प्रतिबिंब की जो निकालूंगा, प्रतिबिंब बराबर क्या, माइनस का v अपॉन यू इंटू एच, क्या यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, माइनस का 60, u की वैल्यू कितनी है माइनस का 30, h की वैल्यू 3 है, तो h डैश प्रतिबिंब कितना आ जाएगा माइनस का 6। माइनस का 6 आने का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है आपका, उल्टा बन रहा है। उल्टा बनने का मतलब कैसा बनेगा, वास्तविक बन रहा है। और कितना ऊंचा बनेगा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। 3 सेंटीमीटर की वस्तु थी और 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु से कैसा बने रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। यंग के द्विशील प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.2 mm तथा पर्दे के बीच की दूरी 1.4 मीटर है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंजों से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर हो तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग धैर्घ्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बीच की दूरी आपको मतलब स्मॉल डी दे रखा है आपको, पहले तो यंग के कितना दे रखा है, स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.28 मिलीमीटर। अगर इसको मीटर में लिखो 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। फिर क्या दे रखा है, पर्दों की दूरी कैपिटल डी दे रखी, कितनी दे रखी है 1.4 मीटर दे रखी है। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी दे रखी है इतनी, मतलब एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, चौथी की बात करें तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, अर्थात एक्स एन या फिर एक्स 4 की जो दूरी दे रखी है केंद्रीय फ्रिंज से वो कितनी दे रखी है आपके पास यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको अगर मीटर में चेंज करो तो 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। फिर ये क्या बोल रहा है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है जो एनवी फ्रिंज के लिए एक्स एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक्स एन इंटू डी अपॉन एन डी। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे सबकी तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 1.4, और इसकी जो एक्सन की वैल्यू अपने पास कितनी थी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। इन सब की वैल्यूज को रखने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। अगर इसको मैं नैनोमीटर में लिखूं तो 600 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा की आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सोल्व करने पे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अपवर्ती दूरदर्शी का एक नामांकित किरण चित्र बनाना है आपको, दूरदर्शी के लिए अपवर्ती दूरदर्शी के लिए। फिर इसकी आवर्धन क्षमता क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। फिर देखो परावर्तित दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की दो कमियां लिखनी, वहां पे आपको श्रेष्ठता पूछी थी, यहाँ पे कमियां, तो सेम चीज लिखनी है कि जो परावर्तित दूरदर्शी होती है उसमें क्या होती है, वर्ण विवर्तन की समस्या नहीं होती है। नंबर 2, यहाँ से जो बने वाला प्रतिबिंब भी क्या बनेगा आपका ज्यादा अच्छे से बनेगा, क्योंकि ये प्रकाश का अवशोषण नहीं करता है। तो ये इसकी श्रेष्ठ है, और ये क्या होगी अपवर्ती दूरदर्शी की कमियां होगी एक तरीके से। नेक्स्ट देखो कि एकल झिरी द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में उत्पन्न फ्रिंजों की तीव्रता का वितरण का तुलनात्मक आपको क्या बनाना है, वक्र बनाना है। तो ये आपको तीव्रता वाला जो डायग्राम जो मैंने बताया तो वापस पूछा उसने, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर क्या, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यदि झिरी की जो चौड़ाई है वो दुगनी कर दी तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो अभी देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो देखें तो हमें पता है जो हमारी केंद्रीय चौड़ाई की जो अगर फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, व्यंजक जो होता है वो कहते हैं 2d लैम्डा अपॉन ए होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई का व्यंजक जो होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई का व्यंजक
क्या होता है 2d लैम्डा अपॉन e होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यदि झिरी की जो चौड़ाई वो दुगनी कर दें, अगर झिरी की जो चौड़ाई है वो क्या कर दी आपने, दुगनी कर दी। ठीक है, तो ये अगर आप क्या कर दोगे, ए की वैल्यू क्या करोगे, दोगुनी करोगे। दोगुनी करोगे तो मतलब जो आपके पास चौड़ाई जो है, ये जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्या। तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अगर ये दोगुनी में तो दो का भाग लग गया, दो का भाग में चौड़ाई कितनी होगी, आधी होगी, तो पहले की तुलना में चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी। तो ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो झिरी की चौड़ाई दोगुनी करने पर जो केंद्रीय उच्च की चौड़ाई क्या हो जाती है आपकी, आधी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2013 का क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए बिंदु का दोस्त है वो आपके सिलेबस में नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, इसको देखते हैं। तो देखो म्यू टेन आई पी क्या होता है, ध्रुवण कोण का जो स्पर्शजात अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो बूस्टर कोण हो गया क्या, ये तो बूस्टर का नियम हो गया अपने पास। और साइन आई अपॉन साइनस स्नेल का नियम होता है क्या अपवर्तन के अंदर। ठीक है, और ये प्रिज्म का फॉर्मूला होता है क्या, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन म्यू बराबर 1 अपॉन साइन आई सी, ये हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट आपके पास दर्पण समीकरण पूछ लिया गया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, दर्पण समीकरण फिर से रिपीट हो गई। तो दर्पण समीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। ठीक है, तो दर्पण समीकरण आपकी रिपीट हो गई है वापस। फिर क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए के द्विस्लिट प्रयोग का किरण चित्र। तो ये यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखो आगे देखो, प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, तो मतलब फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको फॉर्मूला निकालना है। उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि यदि अदीप्त फ्रिंजे जो है हमारे पास, ठीक है, यदि प्रदीप्त फ्रिंजे हैं, इन प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो, 2 mm हो। तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई लिखिए। तो देखो जो प्रदीप्त फ्रिंजें होती हैं और जो अदीप्त फ्रिंजें होती हैं, व्यतिकरण के केस के अंदर सभी की जो चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। आपको पता है, डार्क हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो। तो इसका मतलब अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई भी कितनी होगी, 2 mm। तो पहले तो ये ध्यान में रखना है। फिर क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप का केंद्रीय केंद्रीय बिंदु चमकीला होगा या काला, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पास व्यतिकरण प्रतिरूप होता है उसके अंदर जो केंद्रीय बिंदु जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है आपका, चमकीला बनता है। ठीक है, चमकीला चमकीला बनता है। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए किरण चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए दर्पण की फोकस दूरी की वक्र त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण लिखिए। प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको R इज इक्वल टू 2F ये प्रूफ करना है। फिर क्या करना है, दर्पण समीकरण लिखनी है आपको, क्या मतलब 1/V प्लस 1/U बराबर क्या, तो 1/F, ये वापस रिपीट हो गया। फिर ये पूछा है, जब जब प्रकाश जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, ये मान लो ऊपर वाला क्या है, विरल माध्यम, फिर ये क्या है, सघन माध्यम। तो ये जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो ये तो क्या होता है, आपतन कोण। और ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसको इस तरह से अभिलंब की ओर चला जाएगा सघन माध्यम के अंदर। तो ये आर, ये क्या होता है आपके पास, अपवर्तन कोण। तो ये क्या पूछ रहा है कि इसकी आवर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा और तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सघन माध्यम है, सघन माध्यम मान लो अगर कोई भी जिसका अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है आपका, नियत होता है। और सबसे पहले तो देखो इसकी आवर्ती की बात करते हैं। आवर्ती कोई भी प्रकाश की जो आवर्ती होती है, जैसे कोई प्रकाश स्रोत से निकला तो उसका जो आवर्ती होगी वो हमेशा सबके लिए क्या होती है, सेम होती है प्रकाश की आवर्ती। तो इसका मतलब क्या होगा, जब विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी आवर्ती पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोई प्रभाव आवर्ती पे तो नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा उसने पूछा तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये विरल माध्यम है, ये क्या है आपके पास, सघन माध्यम है। हमें पता है जो आवर्ती जो होती है v बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा होती है क्या। अब इसने क्या तरंग दैर्ध्य के लिए पूछा है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से मैं बात करूं जो अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक और ये आवर्ती तो क्या नियत है, इसका मतलब क्या है, जो अपवर्तनांक जो है वो क्या व्युत्क्रमानुपाती 1/लैम्डा हो गया क्या। इसका मतलब कि जो तरंग दैर्ध्य विरल से जब सघन में जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा क्या, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाता है यहाँ पे, कम हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन मैंने बताया था, विरल से सघन में जाएंगे तो आवर्ती पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि तरंग दैर्ध्य जो होती है वो उसमें क्या आती है, आपकी कमी आती है। तो ये आपको उसकी आवर्ती का प्रभाव बताना है। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2011 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2000 का पहला क्वेश्चन क्या, पाई बाई 4 कलांतर के तुल्य पथांतर होता है।
पाई बाई 4 कलांतर के तुल्य पथांतर होता है। हमें पता है जो पथांतर जो होता है आपका, पथांतर जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या होता है, कलांतर होता है। तो उसने पथांतर पूछा है तो पथांतर की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पथांतर की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा अपॉन 2 पाई, कलांतर कितना दे रखा है, पाई बाई 4 दे रखा है। पाई से पाई कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 8 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये लैम्डा बाई 8 इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो लैम्डा बाई 8 क्या है, द ऑप्शन में है, तो लैम्डा बाई 8 द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि एक द्विअक्षीय द्विअवर्तक क्रिस्टल का नाम लिखें। जो टूरमेलिन जो होता है, ठीक है, जो टूरमेलिन जो होता है, टूरमेलिन वो क्या होता है, एक द्विअपवर्तक क्रिस्टल आपका होता है। क्वार्ट्ज भी होता है, क्वार्ट्ज जो होता है वो भी क्या होता है, एक द्विअपवर्तक क्रिस्टल होता है। तो ये एक का पूछा था तो दो लिख दिए मैंने, टूरमेलाइन और क्वार्ट्ज। ये दोनों दोनों क्या होते हैं, द्विअपवर्तक क्रिस्टल होते हैं। फिर क्या है, ये जो फ्रेनेल द्विप्रिज्म कोण है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और प्रकाश का विवर्तन मैं आपको वापस बहुत बार बता चुका हूँ, उसको रिपीट बहुत बार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ये संकीर्ण स्लिट जो एक फार्नों का एन है, तो ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो एक क्वेश्चन है, यदि प्रकाश स्रोत व पर्दे की द्विप्रिज्म की दूरियां क्रम से 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो इसके फ्रिंज चौड़ाई की गणना करो। तो आपको पता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी इंटू एन माइनस 1। यहाँ पे वैल्यूज रख देना, तो बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1200 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। इस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। इस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है। और इस एन की वैल्यू जो दे रखी है आपके पास वो कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। बस ये वैल्यूज रखने ना, यहाँ पे बीटा की वैल्यू, ये सिलेबस में वैसे आपका नहीं है, पढ़ना चाहो तो आप कर लेना, इसको मैं वैल्यूज रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइगन के तरंग सिद्धांत पे अपवर्तन, तो ये आपका क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया अपवर्तन वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समान तीव्रता आई नोट के दो कला संबद्ध स्रोत से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की मध्य तीव्रता क्या होगी, ठीक है। तो तीव्रता जो आई जो होती है वो क्या होती है आपके पास, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर ही होता है। अब दोनों कला संबद्ध है, दोनों की तीव्रता क्या है, समान है, तो आई वन की वैल्यू भी आई नोट है और इसकी वैल्यू भी कितनी है, आई नोट है, ठीक है। इसका स्क्वायर तो 2 रूट आई नोट हो जाएगा, क्या 2 रूट आई नोट का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 आई नोट हो जाएगा, तो 4 आई नोट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित नहीं होता है, क्यों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये देखो ध्रुवण क्यों नहीं होता, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे जो होती है, ठीक है, वो कैसी तरंगे होती है, वो अनुधीरी तरंगे होती है, और अनुधीरी तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित आप नहीं कर सकते हैं। ध्रुवण जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, अनुप्रस्थ तरंगों में होता है, ठीक है। तो इसलिए ध्वनि तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित क्यों नहीं होता, क्योंकि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है, अनुधीरी तरंगे होती है, अनुधीरी तरंगों में ध्रुवण प्रेक्षित नहीं होता है, ये इसका रीजन। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट हो गए हैं। फिर देखो, हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, तो परावर्तन की व्याख्या करनी है आपको, एंगल आई बराबर एंगल आर बताना है, फिर वो बताना है आपतन कोण, सॉरी आपतित किरण और परावर्तित किरण और जो अभिलंब होते तीनों एक ही तल में, तो ये हाइगन के तरंग सिद्धांत से वो बताना है। फिर क्या, कला सबड़ स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो कला सबड़ स्रोत का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्रकाश हो जिससे निकलने वाले प्रकाश जो कला जो होती है वो समय के साथ क्या हो, नियत हो, तो इससे स्रोत को हम क्या बोलेंगे, कला सबड़ स्रोत बोलेंगे। तो कला समय के साथ क्या हो, आपकी नियत होनी चाहिए, तो वो क्या होगी, आपकी कला समझ स्रोत होगा। इसके आगे वाली जो चीजें फ्रेनल वाला, ये आपके सिलेबस में आगे है नहीं, कि फ्रेनल द्विप्रिज्म कैसे प्राप्त करते हैं, नामांकित चित्र, ये आपके पास सिलेबस है नहीं। नेक्स्ट है विवर्तन को परिभाषित कीजिए, तो ये कितनी बार आपके पास मैं बता चुका हूँ, तो ये रिपीट हुआ आपके पास। नेक्स्ट है प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ की जितनी भी वस्तुएं होती है उसकी जो कोटि जो होती है वो ध्वनि की जो कोटि होती है उसके समान होती है। तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य आम जीवन की वस्तुओं, आम जीवन की वस्तुओं के छिद्र या द्वारक या अवरोधक की कोटि का होता है, अतः प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि में विवर्तन आसानी से प्रेक्षित होता है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है। और इसके आगे वाला ये फ्रेनल के अनावर्ती कटिबंध वाला है, तो ये आपके पास सिलेबस में इस बार नहीं है,
तो यहाँ पे ये अपना चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना हो सके उसको शेयर करें। थैंक यू।